हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ लास्ट 3 मंथ्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस, यानी कि जनवरी से मार्च, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के सारे ही हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस कवर करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लास्ट 3 मंथ्स यानी कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस टाइम पर लेके आती रहूंगी और इसके साथ ही मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के भी क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो वीडियोस हैं वो लेके आती रहूंगी। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा मैं मंथली भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, करंट अफेयर्स के भी और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी। तो इसके लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर जाके नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स और मंथली हमारे चैनल पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस, जो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए जिनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें काफी हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियोस और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस। और मैं क्वेश्चंस के अलावा कंटेंट भी प्रोवाइड कराती हूँ आप लोगों को वीडियोस में। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए और अदर स्टूडेंट्स को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। और इस वीडियो की बात करते हैं तो इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो रिजर्व बैंक ने देश भर में पेमेंट डिजिटाइजेशन के विस्तार का पता लगाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिजिटाइजेशन के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। 5 इसमें ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। किसमें? आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में, जिनका उपयोग डिजिटल पेमेंट्स की डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन के मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। आरबीआई हैज लॉन्च्ड डीपीआई, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को शॉर्ट में बोलेंगे डीपीआई, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ digitization of digital electronic payment across the country. This RBI Digital Payment Index has 5 broad parameters that will be used for the measurement of deepening and penetration of digital payments. तो ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराया है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया है, जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल हो वो उसमें देख सकता है। ये जो नीचे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ और जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो मैंने पूछा है वही, क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग कंटेंट को जरूर से पढ़ के जाइएगा। कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पुट हुए भी हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, बैंक एग्जाम्स में, और नेक्स्ट भी जो बैंक एग्जाम्स होंगे उसमें भी कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं और होंगे भी इन फ्यूचर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को जरूर से पढ़ के जाइएगा। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर है आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर भी हैं। उनके नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4 डेप्यूटी गवर्नर वर्तमान में कौन कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The video KYC facility for opening a saving account has been launched by which bank? यानी कि बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा का शुभारंभ किस बैंक के द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो केवाईसी फैसिलिटी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। आईडीबीआई बैंक ने शुरू किया है, शुभारंभ किया है किस चीज का? वीडियो केवाईसी। किस चीज के लिए? बचत खाता खोलने के लिए। तो आईडीबीआई बैंक ने सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए वीडियो केवाईसी खाता खोलने वाले की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। और इस सुविधा के माध्यम से कोई भी कस्टमर अपने घर पर या ऑफिस में बैठकर
वीडियो केवाईसी के जरिए सेविंग अकाउंट्स खोल सकता है, क्योंकि इसके लिए अब उन्हें ब्रांच में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी कस्टमर, जो भी बैंक का कस्टमर है आईडीबीआई बैंक का, जो खाता खोलना चाहता है अपना सेविंग अकाउंट आईडीबीआई बैंक में, वो अपने घर पे बैठ के या ऑफिस में या अदर जहां पे भी वो है, वो वहां पे बैठ के अपना खाता खोल सकता है आईडीबीआई बैंक में। किसके थ्रू? वीडियो केवाईसी के थ्रू। और केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म है केवाईसी का। तो वीडियो केवाईसी पे वो अपने घर पे आसानी से बचत खाता खोलने के लिए एक आसान तरीका है, और इसके साथ ही सुनिश्चित भी करता है कि जो बचत खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, सरल हो और उसमें तेजी से समाप्त हो जाए, क्योंकि केवाईसी के लिए शाखा पे जाने की इसमें आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। तो याद रखिएगा, वीडियो केवाईसी बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक की बात करते हैं तो आईडीबीआई बैंक के सीईओ है राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is the first urban cooperative bank in India to get a license for SFB? यानी कि SFB के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बना है? तो कौन सा बैंक बन चुका है जो एसएफबी क्या होता है? एसएफबी होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि एसएमसीबी। एसएमसीबी इज द राइट आंसर। क्या नाम है इसका? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बन गया है, भारत का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जो एसएफबी के लिए लाइसेंस इसको प्राप्त हुआ है। ये कहां पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है शिवालिक मर्केंटाइल बैंक। और उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया है जिसने आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने का लाइसेंस प्राप्त किया है। आरबीआई ने एसएमसीबी को कारोबार शुरू करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। एसएमसीबी ने वॉलेंट्री ट्रांजिशन स्कीम के तहत एसएफबी ट्रांजिशन के लिए 6 जनवरी 2021 को बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रैल 2021 से अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया है। इसने किसने? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने। तो याद रखिएगा, एसएफबी के लिए लाइसेंस पाने वाला पहला बैंक बन चुका है। कौन सा बैंक बन चुका है? वो बन गया है शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। और एसएफबी क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। और बात कर लेते हैं शिवालिक मर्केंटाइल बैंक की। तो शिवालिक मर्केंटाइल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी सीईओ कौन है? सुवीर कुमार गुप्ता एमडी और सीईओ हैं किसके? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI has introduced a legal entity identifier for NEFT RTGS transaction worth more than rupees dash, यानी कि RBI ने कितने करोड़ रुपए से अधिक के NEFT RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो RBI ने कितने करोड़ रुपए से अधिक के NEFT RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है? तो 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए से अधिक के नेफ्ट NEFT RTGS लेन देन के लिए आरबीआई ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। आरबीआई ने आरटीजीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए या फिर उससे अधिक के मूल्य के भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, शॉर्ट में बोलेंगे LEI, की शुरुआत की है। आरटीजीएस और एनईएफटी आरबीआई द्वारा संचालित सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। कब से लागू होगा ये? 1 अप्रैल 2021 से।
बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं एलईआई के बारे में कि क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप लोग जो लैंग्वेज सुटेबल हो उसमें पढ़ सकते हैं। ये काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको पढ़ना काफी जरूरी है अपनी नॉलेज के लिए। और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे भी कि क्या फुल फॉर्म होता है और इसमें कितने अंक की संख्या होती है। तो ये कितने अंक की होती है, इसमें कितने डिजिट्स होते हैं, इसमें 20 अंक की संख्या या फिर 20 डिजिट नंबर होते हैं। किसमें? एलईआई में। एलईआई का फुल फॉर्म क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अदर पॉइंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैशटैग पैसों को रोको मत कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि हैशटैग पैसों को रोको मत अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हैशटैग पैसों को रोको मत अभियान की शुरुआत की गई है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के द्वारा की गई है हैशटैग पैसों को रोको मत अभियान की शुरुआत। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने देश भर में अपने निवेश जागरूकता अभियान हैशटैग पैसों को रोको मत की शुरुआत की है और इस अभियान के जरिए ही आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन से संबंधित प्रयासों को पारंपरिक से समकालीन में बदलना है। यानी कि This new campaign IDFC Mutual Fund aim to shift the conversation regarding wealth creation from the traditional to the contemporary। तो याद रखिएगा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शुरुआत की है किसकी? हैशटैग पैसों को रोको मत अभियान की। बात कर लेते हैं आईडीएफसी की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2015 में। और ये कंटेंट आप लोग देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है, द आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स अंडर हुज चेयरमैनशिप, यानी कि आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आरबीआई ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन किया है एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में किया है? एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में किया है। आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज यानी कि कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। द आरबीआई हैज सेट अप एन एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल कॉल्ड कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स COS टू फॉर द स्ट्रेंथन सुपरविजन ओवर रेगुलेटेड एंटिटीज। और इस कॉलेज की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर एनएस विश्वनाथन करेंगे और इसमें 5 अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है एनएस विश्वनाथन जो आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं। और इसमें अदर मेंबर्स के नाम भी मैंने मेंशन किए हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके जो अदर मेंबर्स हैं इसमें उनके नाम भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य सैलरी अकाउंट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच बैंक, यानी कि शौर्य सैलरी अकाउंट किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शौर्य सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और बैंक ने इस साझेदारी के तहत सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट, क्या नाम है इसका? इसका नाम है शौर्य सैलरी अकाउंट सेवा प्रदान करेगा। कौन सा बैंक करेगा? बंधन बैंक। और किसके लिए है ये? तो ये सेना के जवानों के लिए है। सेना कर्मियों को बैंकिंग फैसिलिटीज प्रदान करने के लिए, भारतीय सेना को बैंकिंग फैसिलिटी प्रदान करने के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट की सेवा प्रदान करेगा कौन सा बैंक? बंधन बैंक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अब बात करते हैं बंधन बैंक की। तो बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में और स्थापना हुई थी बंधन बैंक फाउंडेड इन 2001 में बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी, यानी कि कौन सी कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है?
तो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है बजाज ऑटो। कौन सी बन गई है? बजाज ऑटो बन गई है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। ये एक बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। यानी कि इंडियन मल्टीनेशनल टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर इट क्रॉस्ड ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन ₹1 लाख करोड़ ऑन January 1, 2021। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बजाज का 2021 के पहले दिन शेयर मूल्य पर 3,489 प्रति शेयर भी रहा है। अब बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की। तो बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और इसके डायरेक्टर कौन है? राजीव बजाज। राजीव बजाज जो है वो डायरेक्टर हैं किसके? बजाज ऑटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with which of the following has Tata Power partnered to launch easy and affordable financing scheme for MSME? यानी कि टाटा पावर ने MSME के लिए easy and affordable financing scheme शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि टाटा पावर ने MSME के लिए इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाटा पावर ने की है सिडबी के साथ। टाटा पावर ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और क्यों की है? तो MSME के लिए इजी एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने के लिए। देश की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी जिसका नाम है टाटा पावर ने रूफटॉप सोलर सेगमेंट में MSME ग्राहकों के लिए आसान और सस्ती वित्त पोषण योजना शुरू करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यानी टाटा पावर इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद सिडबी to offer easy and affordable financing scheme for MSME customers in the rooftop solar segment। क्या फुल फॉर्म है सिडबी का? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये योजना MSME को उनके व्यवसायों के लिए सतत ऊर्जा अपनाने और हरियाली को बढ़ावा देने में सशक्त बनाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस साझेदारी के बारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यानी कि अबाउट द पार्टनरशिप। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके जरूर से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ इस कंटेंट से भी। तो इम्पोर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। बात कर लेते हैं सिडबी की। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990। कब इसका सेटअप हुआ था? 1990। कब? 2 अप्रैल। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके देवेंद्र कुमार सिंह, सिडबी के चेयरमैन और MD हैं। टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर के CEO है प्रवीण सिन्हा और टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, PNB has partnered with which of the IIT to set up a fintech innovation center? यानी कि PNB ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है PNB ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए। यानी कि PNB has partnered with IIT कानपुर and the Foundation for Innovation and Research in Science and Technology to set up a fintech innovation center at the institute campus, and PNB and IIT Kanpur will jointly work to set up this innovation center as a vehicle for research and development of technology solutions with the help of FIRST to address challenges to explore opportunity in banking, financial services and insurance space। तो याद रखिएगा PNB ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT कानपुर के साथ साझेदारी की है या पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। बात करते हैं PNB की। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, CEO है SS मल्लिकार्जुन राव, फाउंडेड 19 मई 1894 इन लाहौर पाकिस्तान। द फाउंडर्स लाला लाजपत राय, दयाल सिंह मछिटिया। नेक्स्ट है, How many $1 million loan has ADB given to increase power generation capacity in Assam? यानी कि असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB ने कितने $1 million का ऋण दिया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना दिया है? $231 million का ऋण दिया है। किसने दिया है?
एडीबी ने दिया है आसाम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। द एडीबी हैज साइंड ए $231 million लोन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑगमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इन द स्टेट ऑफ असम। तो किस स्टेट के लिए दिया है? असम के लिए दिया है। दिस इज द third tranche loan for the Assam Power Sector Investment Program that was approved by the ADB board in July 2014। यह असम पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए दी गई तीसरी किस्त ऋण है जिसे जुलाई 2014 में एडीबी बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था। बात कर लेते हैं एडीबी की। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मास्तुगु अस्कावा इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और एडीबी एस्टैब्लिश्ड इन 9 दिसंबर 1966। नेक्स्ट है, हाउ मेनी $million लोन एग्रीमेंट हैज एडीबी साइंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सपोर्ट हॉर्टिकल्चर एट एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए $10 million कितना? $10 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? केंद्र सरकार के साथ। The ADB and the Government of India have signed a $10 million project readiness financing यानी कि PRF प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? PRF का प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग। ये एडीबी और भारत सरकार ने $10 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण यानी कि प्रोजेक्ट रेडनेस फाइनेंसिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते का मेन ऑब्जेक्ट है कि आगामी परियोजनाओं के लिए वित्त पायलटिंग गतिविधियों और डिजाइन और क्षमता निर्माण में मदद करना। इसका उद्देश्य पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय को बढ़ाना है। दिस एग्रीमेंट एम्स टू हेल्प फाइनेंस piloting activities and design and capacity building for an ensuring project that aims to expand horticulture production and farm household income in the hill state of Himachal Pradesh. Next है, how many $1 million loan has been approved by ADB to update the electricity distribution system in Bengaluru? एडीबी ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को अपडेट करने के लिए कितने $1 million के ऋण को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने $1 million को मंजूरी दी है? $100 million इज द राइट आंसर। कितना? $100 million। द एडीबी विल प्रोवाइड $100 million यानी कि अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? इन काउंट करें रुपीज में तो 730 करोड़ रुपए। $100 million हो जाएगा 730 करोड़ के अराउंड। यानी कि एडीबी will provide $100 million loan to modernize and upgrade the power distribution system in Bengaluru city. Besides the $100 million sovereign loans, ADB will provide $90 million loan without sovereign guarantee for the project at Bangalore Electricity Supply Company Limited, यानी कि बेस्कॉम, one of the 5 state-owned distribution utility in Karnataka। यानी कि एडीबी ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपडेट करने के लिए $100 million का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। और $100 million के अतिरिक्त एडीबी ऋणों के अलावा एडीबी कर्नाटक में 5 राज्य स्वामित्व वाली वितरण प्रतियोगिता में से एक बेस्कॉम के लिए $90 million का ऋण भी प्रदान करेगा। कौन करेगा? एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many $1 million loan has been approved by World Bank to improve water transport in West Bengal? यानी कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए कितने $1 million के ऋण को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 million, कितना? $105 million के ऋण को मंजूरी दी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने दी है।
विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना में सुधार करने के लिए भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ 105 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD से 105 मिलियन डॉलर की ऋण की परिपक्वता अवधि 7 साल की छूट अवधि के साथ 17 साल है। तो याद रखिएगा, द 105 मिलियन डॉलर लोन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD हैज अ मैच्योरिटी ऑफ 17 years इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 7 years। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट हैज इंडिया एंड NDB साइंड फॉर आंध्र प्रदेश, यानी कि भारत और आंध्र प्रदेश के लिए NDB ने, भारत और NDB ने आंध्र प्रदेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत और NDB ने आंध्र प्रदेश के लिए 646 मिलियन डॉलर, कितना, 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रत्येक परियोजना की लागत 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशील और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। तो याद रखिएगा, कितने मिलियन डॉलर की बात हुई है? 686 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और NDB ने आंध्र प्रदेश के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं मैंने इन परियोजनाओं के लिए, पहली और दूसरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बात कर लेते हैं NDB की। NDB का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस प्राडो ट्रोजो, इसके प्रेसिडेंट है। और इसकी जो इसका फाउंडर है वो कौन है? ब्रिक्स इसका फाउंडर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेड इन 15 जुलाई 2014। नेक्स्ट है, विच बैंक कंटिन्यू टू मेंटेन देयर पोजीशन अंडर D-SIBs कैटेगरी, कौन से बैंक D-SIBs के रूप में निरंतर बरकरार हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन से बैंक है? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी ऊपर के जो बैंक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक और SBI बैंक, ये सारे ही इसमें सही आंसर हो जाएंगे। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो D-SIB क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक फुल फॉर्म है। तो D-SIB means that the bank is too big to fail according to the RBI. Some banks become systematically important due to their size, cross-jurisdictional activities, complexity and lack of substitute एंड इंटरकनेक्शन। यानी कि DSIB का ये मतलब होता है कि कोई भी इतना बड़ा बैंक, कोई भी बैंक जो इतना बड़ा है कि फेल नहीं हो पाता, फेल होने के लिए जो बहुत बड़ा है, विफल होने के लिए, इन अदर वर्ड्स विफल या फिर फेल होने के लिए, इसका मतलब है ये कौन, इसका किसका मतलब है? D-SIBs का, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, मींस दैट द बैंक इज टू बिग टू फेल। जो टू बिग टू फेल है, इसका मतलब ही यही होता है कि बैंक जो है वो फेल होने के लिए बहुत बड़ा है। RBI के अनुसार कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस ज्यूडिकल गतिविधियों, जटिलता और विकल्प और परस्पर संबंध की कमी के कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो कौन से बैंक है इंडिया में, कौन से बैंक D-SIBs के रूप में निरंतर बरकरार हैं? वो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ICICI भी है, HDFC भी है और SBI भी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इनको जरूर देखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे, 100% श्योर इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि कौन से वो बैंक हैं, वो कौन से बैंक हैं। RBI ने ये भी कहा है कि निजी करदाता ICICI, HDFC और SBI जो इतने बड़े बैंक हैं कि कभी डूब नहीं सकते, यानी कि टू बिग टू फेल, कभी फेल नहीं हो सकते, फेल होने के लिए काफी बड़े हैं, को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स D-SIBs के रूप में निरंतर बरकरार हैं। टू बिग टू फेल, कभी भी डूब नहीं सकते या फिर कभी भी फेल होने के लिए काफी बड़े बैंक हैं। कौन से हैं? ICICI, HDFC एंड SBI। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से या आपकी नॉलेज के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। इन पॉइंट्स को जरूर से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। मैं एक बार फिर आप लोग को बोलती हूँ कि इनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, या इंटरव्यू में पूछे जाएंगे या फिर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है, Where has HSBC inaugurated the International Banking Unit? HSBC ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? गुजरात में किया है। गुजरात में किया है HSBC ने इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल बैंक यूनिट। तो HSBC Global Financial Service Major HSBC has inaugurated its International Banking Unit branch at GIFT City near Gandhinagar City in Gujarat. HSBC is one of the earliest global financial institutions setting up a branch of India's GIFT City and was the first bank to get a license from the newly set up International Financial Service Centers Authority, यानी कि IFSCA क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। HSBC IBU ब्रांच गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। किसका क्या फुल फॉर्म हो जाता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसको शॉर्ट में बोलेंगे गिफ्ट सिटी विल बी ऑपरेशनल फॉर कस्टमर ट्रांजैक्शन विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 27। HSBC के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं HSBC के बारे में? कि HSBC देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली गई है। HSBC दुनिया के सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास के लिए तत्पर है। HSBC की बात कर लेते हैं। यहाँ पे HSBC बैंक इंडिया के CEO हैं। इंपॉर्टेंट है कि HSBC बैंक इंडिया की बात हो रही है। तो HSBC बैंक इंडिया के CEO है सुरेंद्र रौशा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, J.K. Sivan has been appointed MD and CEO of which bank? यानी कि J.K. Sivan को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो उनको अभी धनलक्ष्मी बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। किस बैंक का? धनलक्ष्मी बैंक का। तो ये केरल का बैंक है। केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने J.K. सिवन को बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। किस बैंक के बनेंगे ये MD CEO? धनलक्ष्मी बैंक के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो हाँ हिंदी में थे फर्स्ट पेज में, यहाँ पे इंग्लिश में है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। धनलक्ष्मी बैंक की बात कर लेते हैं। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल में और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। नेक्स्ट है, InstaFX मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? यानी कि InstaFX मोबाइल ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? InstaFX मोबाइल ऐप। ICICI बैंक ने किसी भी बैंक के कस्टमर्स को ICICI बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए एक नया मोबाइल ऐप जिसका नाम है InstaFX। क्या नाम है इसका? InstaFX शुरू करने की घोषणा की है। ICICI बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जो मनी चेंजर्स को ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा है। तो जो InstaFX है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और ICICI बैंक ने कस्टमर्स के लिए बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, FX क्या है? फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। InstaFX की बात करें तो InstaFX ऐप बैंक के भागीदार मनी चेंजर्स को कस्टमर्स का KYC वेरिफिकेशन और कस्टमर्स का सत्यापन डिजिटल रूप से और वास्तविक समय के आधार पर करने में सक्षम बनाता है। कौन सा है? ICICI का है बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड InstaFX। ICICI बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। MD CEO संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस? यानी कि विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस वाला देश कौन सा बन गया है? वो बन गया है चाइना। चाइना बन गया है अभी विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस वाला कंट्री। अभी कोई भी रैंकिंग है मोस्टली चाइना ही सबसे ऊपर है। तो चाइना अगर आप ब्लाइंडली भी टिक करते हैं मुझे लगता है वो सही होगा कि चाइना ही होगा। तो विश्व के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस वाला कंट्री बन गया है कौन सा? चाइना।
तो म्यूनिक स्थित इफो इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष बनने के लिए चीन ने जर्मनी को पछाड़ा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कौन था, इससे पहले था जर्मनी, और जर्मनी को पछाड़ कर अब कौन सा बन गया है, अब बन गया है चाइना। कौन बन गया है, चाइना। किसको पछाड़ कर बना है, जर्मनी को पछाड़ कर बना है। याद रखिएगा, चीन ने चालू खाता अधिशेष 2020 में $310 बिलियन के 2 गुना से अधिक हो गया है, जबकि जर्मनी का चालू खाता अधिशेष 2020 में लगातार 5वें वर्ष के लिए $261 बिलियन हो गया है। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बना है, वो बना है चाइना। चाइना की बात कर लेते हैं। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रैनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड एयरटेल सेफ पे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक लोकेटेड। तो एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। किसका, एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। एयरटेल ने कस्टमर्स को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। एयरटेल सेफ पे के साथ एयरटेल पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यूपीआई या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल कस्टमर्स को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकाले जाने की चिंता नहीं करनी होगी। तो याद रखिएगा, एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है किसने, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात कर लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सीईओ हैं अनुब्रता विश्वास, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन 2017 एंड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, भारती एयरटेल। कौन है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारती एयरटेल। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ फाइन हैज द आरबीआई इम्पोज्ड ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है किसने, आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर धोखाधड़ी के बारे में बैंकिंग नियामक को बताने में देरी के लिए 2 करोड़ रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना आरबीआई कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना दिशा निर्देश 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया फॉर डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। यानी कि द पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शन इश्यूड बाय इट कंटेन्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स एंड सेलेक्ट एफआईएस डायरेक्शन 2016। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। उसके सीईओ है कौन है, बिल विंटर्स उसके सीईओ हैं किसके, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। हेडक्वार्टर लंदन यूके है, फाउंडेड इन 1916। नेक्स्ट है, विश्ववीर आहूजा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, तो उनको आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है विश्ववीर आहूजा को। आरबीएल के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में यह भी कहा है कि पुनः नियुक्ति कब से होगी, 30 जून 2021 से 29 जून 2024 तक प्रभावी होगी। कब से कब तक, 30 जून से 29 जून 2024 तक। कौन, विश्ववीर आहूजा किस बैंक के, आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ की वो पुनः नियुक्ति के लिए भागीदार हैं। आरबीएल की बात करते हैं तो आरबीएल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1943 अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट इन 1913। हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन अपनों का बैंक। नेक्स्ट है, ऑरा क्रेडिट कार्ड्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ऑरा क्रेडिट कार्ड।
एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए विशेष रूप से किफायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड ऑरा लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने कार्ड होल्डर्स को डिकैथलॉन, प्रैक्टो, फिटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस 1mg जैसी स्वास्थ्य संबंधी और विशेषज्ञों की एक पूर्ण और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा समाधान की पेशकश करने के लिए पॉस्टविनय के साथ भागीदारी की है। इंपॉर्टेंट है कि ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक कॉमर्स इन ऑपरेशन 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, MD एंड CEO अमिताभ चौधरी ऑफ एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है श्याम श्रीनिवासन हैज बीन इलेक्टेड बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2019-20. He is working as the MD and CEO of which bank? यानी कि श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। वे किस बैंक के MD और CEO के पद पर कार्यरत हैं? तो वो फेडरल बैंक के, किस बैंक के हैं वो? फेडरल बैंक के MD और CEO के पद पर कार्यरत हैं। इनका क्या नाम है? श्याम श्रीनिवासन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो फेडरल बैंक के MD CEO श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। किसको? श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर SS मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 मेंबर्स वाले बेहद प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से श्रीनिवासन के नाम पर मुहर लगाई है। बात कर लेते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक फाउंडर कौन है? KP हॉमिस इसके फाउंडर हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी करोर्स ऑफ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर 850 मेगावाट रतले प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। यानी कि कैबिनेट ने चेनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 5281.94 यानी कि 5281.94 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली या हाइड्रो पावर परियोजना के लिए 581.94 करोड़ रुपए के निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। ये कंटेंट मैंने आपको इंग्लिश में भी दिया है, या आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट है सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड MD ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि सिद्धार्थ मोहंती कौन सी बीमा कंपनी के MD नियुक्त किए गए हैं? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? LIC इज द राइट आंसर। वो अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के MD नियुक्त किए गए हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है सिद्धार्थ मोहंती। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम का MD नियुक्त किया है। वह वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO हैं। वह 30 जून 2023 को अपने सेवानिवृत्ति तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे। वह TC सुशील कुमार की जगह लेंगे जो 31 जनवरी 2021 को रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकेम द न्यू MD ऑफ सुंदरम फाइनेंस। सुंदरम फाइनेंस के नए MD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं सुंदरम फाइनेंस के नए MD? वो बने हैं राजीव लोचन। राजीव लोचन बने हैं सुंदरम फाइनेंस के नए MD। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है राजीव लोचन। तो सुंदरम फाइनेंस ने के बोर्ड ने 1 अप्रैल से राजीव लोचन को MD के रूप में नामित किया है और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव भी किए हैं क्योंकि वर्तमान में MD TT श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को रिटायर हुए हैं, जबकि वर्तमान में डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षा विज कार्यकारी वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण करेंगी। बात करते हैं सुंदरम फाइनेंस की। तो सुंदरम फाइनेंस फाउंडेड इन 1954। फाउंडर कौन है इसके? TS संथमना। कौन है इसके फाउंडर? TS संथनाम इसके फाउंडर है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इन मेघालय। मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज को कितनी लागत से बनाया गया है?
तो उसको कितनी लागत से बनाया गया है? उस ब्रिज को 49.395 करोड़ रुपीस की लागत से बनाया गया है मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज को। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये है मेघालय का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज। कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। और इसकी लागत कितनी है? 49.395 करोड़ रुपीस। बात कर लेते हैं मेघालय की। कैपिटल शिलांग, गवर्नर सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है विच कंट्री लीड्स एज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई। एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश सबसे आगे है? तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था कि चाइना इज द राइट आंसर। चाइना सही आंसर है। मोस्टली जितने भी इस रैंक में अगर चेंजेस आए हैं तो उसमें चाइना ने ही बीट किया है अदर कंट्रीज को। तो UNCTAD द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में 2020 में देश ने 163 बिलियन डॉलर की आमद को आकर्षित किया है। तो याद रखिएगा कौन सी कंट्री बन गई है इसमें, बल्कि 2019 में जो अमेरिका है वो 251 बिलियन डॉलर की आमद हुई थी और चीन को 140 हुई थी, लेकिन 2020 में चाइना को 163 बिलियन डॉलर और अमेरिका को 134 बिलियन डॉलर। अब UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है पहले ये जान लेते हैं। UNCTAD इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड है इसके मुक्सिया कितुई, इसके हेड हैं। और इसके फाउंडर कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड फाउंडेड इन 30 दिसंबर 1964। क्या? UNCTAD। नेक्स्ट है द वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड। तो यस बैंक ने यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य, स्वसेवा और उपभोक्ताओं की वेलनेस है। तो किसने लॉन्च किया है वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड? वो लॉन्च किया है यस बैंक ने। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। यस बैंक की बात करते हैं तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। MD CEO है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है PM मोदी हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। PM मोदी ने कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है? तो PM मोदी ने 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। द राइट आंसर इज 1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च बाय PM नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। नेक्स्ट है हाउ मेनी करोड़ रुपीस हैज जापान अनाउंस फॉर इंडियाज कोविड रिलीफ एफर्ट्स। जापान ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? 2113 करोड़ ऋण देने की घोषणा की है। किसने? जापान ने। तो जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन 30 बिलियन जापानी येन कितने के बराबर हो जाएगा? 2113 करोड़ रुपए के बराबर हो जाएगा। इतने का विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के ऋण का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमजोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के भारत के प्रयासों में सहयोग करना है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर येन में पूछा जाए तो 30 बिलियन जापानी येन, कितना? 30 बिलियन
जापानी येन जो है वो ऋण देने की घोषणा की है कोविड राहत प्रयासों के लिए भारत को। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। अगर रुपीस में पूछा जाए तो 2113 करोड़ रुपीस। जापान की बात करते हैं। कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिनटेक नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू एमएसएमईज। किस बैंक ने एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है? तो वो की है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक ने साझेदारी की है किसके साथ? फिनटेक नियो के साथ। किस लिए? तो एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए। ICICI Bank, a leading Indian private sector bank and a new age fintech company, announced a tie-up to issue prepaid cards to micro, small and medium enterprise workers. MSME अपने श्रमिकों के लिए वीजा द्वारा संचालित ICICI बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसी बैंक की। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ संदीप बख्शी, टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ दीज एफएसएस हैज जॉइंट हैंड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि एफएसएस ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। The right answer is option C. IPPB is the right answer. IPPB को FSS ने ज्वाइन किया है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, क्या फुल फॉर्म है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। FSS, a leading payment processor and provider of integrated payment products, has partnered with Indian Post Payment Bank to promote financial inclusion among underserved and unbanked segments. IPPB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को किसने? एफएसएस ने प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ज्वाइन किया है। तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं। एमडी सीईओ है जे वेंकटरमू, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। किसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। और अदर कंटेंट्स भी मैंने यहाँ पे दिया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज इंडिया 7 ट्रेड पॉलिसी रिव्यू TPR कंक्लूडेड। भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का समापन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। तो भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का दूसरा सत्र वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में संपन्न हुआ है। यह 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का अंतरिम सत्र था। और 7वें TPR में कि भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने किया है। और इसका उद्देश्य विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष 50 में जगह बनाना है। नेक्स्ट है, RBI has cancelled the license of वसंतदादा नगर सहकारी बैंक। इन विच स्टेट इज दिस बैंक लोकेटेड? RBI ने वसंतदादा नगर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक किस राज्य में स्थित है? तो ये बैंक महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के वसंतदादा नगर सहकारी बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। और वसंतदादा नगर सहकारी बैंक लिमिटेड को 11 जनवरी 2021 से अपने ही कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य की अनुमति नहीं होगी। किसको? वसंतदादा नगर सहकारी बैंक को। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी दिए हैं, आप देख सकते हैं कि बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं DICGC से अपनी जमा राशि को पूर्ण पुनर्भुगतान मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। किसकी? DICGC। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट 1978। और इसके चेयरमैन कौन है? माइकल देबा पात्रा, जो है इसके डेप्यूटी गवर्नर RBI के, वो है इसके चेयरमैन। किसके? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र है। RBI की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935। शक्तिकांत दास हैं गवर्नर। और RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी मैंने मेंशन किए हैं। क्या नाम है? BP कानूनगो, MK जैन,
माइकल देव पात्रा, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव जो हैं वो अभी रिटायर हो चुके हैं। Next, how many crore rupees has been fined by the RBI for violating rules of Dutch Bank? क्या सही आंसर हो जाएगा? RBI ने डॉइश बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस बैंक पर? डॉइश बैंक पर। तो सही आंसर हो जाएगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने। किस पर? डॉइश बैंक पर। तो आरबीआई ने ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर डॉइश बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2019 को डॉइश बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में पाया गया कि आरबीआई निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। बात करते हैं डॉइश बैंक की। तो डॉइश बैंक के सीईओ कौन है? क्रिस्टियन स्विंग इसके सीईओ हैं। हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में और फाउंडेड इन 10 मार्च 1870। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर टास्क फोर्स हैज बीन सेट अप बाय आरबीआई टू प्रिवेंट फ्रॉड इन डिजिटल लोन्स? आरबीआई ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है? The right answer is 6 members, 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण डेटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। यानी कि द आरबीआई हैज सेट अप a working group to study digital lending activities of the regulated and unregulated players due to the growing instances of fraud in digital lending space. तो यहाँ पे मेंबर्स हैं, जो 6 मेंबर्स हैं उनके नाम मेंशन है। आप लोग देख सकते हैं कि वो कौन कौन से 6 मेंबर्स हैं, उनके क्या नाम हैं। नेक्स्ट है, द पैनल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बाय डैश। यानी कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है IRDAI के द्वारा पैनल का गठन किया गया है। क्या फुल फॉर्म है IRDAI का? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI ने भारतीय समुदायों की आवश्यकता को देखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने और उपयुक्त प्रोडक्ट्स को प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी नामक विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया है। IRDAI के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया, जो इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसके उपाध्यक्ष एक सदस्य होंगे जिन समिति का कार्यकाल जिनका 1 वर्ष का होगा। IRDAI की बात करते हैं तो फाउंडेड इन 1999 एंड हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद तेलंगाना। मैं फिर बोलती हूँ कि IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। तो मोस्टली हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना, सो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, केरला हैज बिकेम दैट स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स। यानी कि केरल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो केरल 8वां राज्य बन गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लागू करने वाला। तो केरल की बात करते हैं तो केरल के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का ये 8वां राज्य बन गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है और 12 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सम्मान के लिए अनुमति जारी की गई है। यानी कि केरला हैज बिकम द 8th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बात करते हैं केरल की। सीएम पिनाराई विजयन और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है,
What position has India ranked in breakout economies? यानी कि breakout economies में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भारत इस ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन से स्थान पर रहा है? चौथे पर। तो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किए डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चौथा स्थान दिया है। चीन ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं समूह में देशों में शीर्ष पर है, जो मुख्य रूप से तेजी से बढ़ती मांग और नवाचार के संयोजन के कारण डिजिटल रूप से विकसित है। तो याद रखिएगा, इसमें भारत की कौन सी रैंक है? 4th रैंक है भारत की। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? रामा मोहन राव अमारा। कौन बने हैं? रामा मोहन राव अमारा बने हैं एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ। इन दिस पिक्चर इज द रामा मोहन राव अमारा। तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने रमा मोहन राव अमारा को 2 साल की अवधि के लिए अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी एसबीआई में 29 साल से अधिक के सफल करियर के साथ राव एक अनुभवी बैंकर एसबीआई कार्ड में कार्यभार संभालने से पहले वह एसबीआई भोपाल सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक भी थे। कौन? रमा मोहन राव अमारा। और इस हफ्ते में ही उन्हें अश्विनी कुमार तिवारी ने एसबीआई के एमडी के रूप में अपनी नियुक्ति के कारण एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। एसबीआई कार्ड की बात करते हैं। एसबीआई कार्ड फाउंडेड अक्टूबर 1998, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज स्टॉप्ड विड्रॉइंग मनी फ्रॉम नॉन ईएमवी एटीएम्स? कौन से बैंक ने नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने नॉन ईएमवी एटीएम से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। PNB has decided to restrict its customer with withdrawing money from non-EMV automated teller machine ATMs with effect from 1st of Feb 2021. It is an attempt to check frauds related to money transactions. PNB की बात कर लेते हैं यहाँ पे। PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। CEO SS मल्लिकार्जुन राव, फाउंडेड इन 19th of May 1894 in लाहौर, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर चिल्ड्रन हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? द राइट आंसर इज फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने शुरू किया है क्या? फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम। तो फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट शुरू करने की घोषणा की है। और खाता बच्चों को स्वस्थ बचत और खर्च करने की आदतें विकसित करने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बचत, खर्च करने और कमाने की स्वतंत्रता मिलती है। किसने किया है ये? फेडरल बैंक ने किया है। क्या किया है? फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है। फेडरल बैंक के एमडी सीईओ श्याम श्रीनिवासन, हेडक्वार्टर अलुवा, केरला। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस? महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीश शाह बने हैं महिंद्रा फाइनेंस के नए अध्यक्ष। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है अनीश शाह। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने 2 अप्रैल 2021 से बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनीश शाह की नियुक्ति की घोषणा की है। अनीश शाह से ही कंपनी के डायरेक्टर हैं। अनीश शाह पहले से ही कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है अनीश शाह। वह महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ हैं और अनीश शाह धनंजय मुंगले से पद ग्रहण करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1991। Next, RBI has cancelled the license of शिवम कोऑपरेटिव बैंक। In which state is this bank located? RBI ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? तो शिवम सहकारी बैंक भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये महाराष्ट्र का बैंक है। कौन सा? शिवम सहकारी बैंक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और क्यों कर दिया है? तो लाइसेंस रद्द करने के साथ ही इसका DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया में सेट किया जाएगा। किस बैंक का किया है? महाराष्ट्र स्थित शिवम सहकारी बैंक का, क्योंकि बैंक के पास ना तो पर्याप्त पूंजी एडिक्वेट कैपिटल है और ना ही भविष्य में कमाई की कोई संभावना है। और इसको देखते हुए ही RBI ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। DICGC की बात करते हैं। चेयरपर्सन माइकल पात्रा है। 1961 फाउंडेड एंड हेडक्वार्टर्स इन मुंबई, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है स्वामीनाथन जानकीरमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ विच बैंक। स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है? तो उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया गया है। ये कौन कौन है पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है दोनों हैं स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी। इनको नया एमडी नियुक्त किया गया है कहाँ का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई में एक अध्यक्ष होता है और 4 एमडी होते हैं। अभी अध्यक्ष कौन है एसबीआई के? दिनेश कुमार खारा जो है वो अध्यक्ष है और 4 अदर एमडी है। कौन कौन से? इनके अलावा, किन दोनों के अलावा? स्वामीनाथन जानकीरमन और अश्विनी कुमार तिवारी के अलावा जो अदर 2 एमडी हैं वो है CS सेट्टी और अश्विनी भाटिया। दोनों पद अक्टूबर 2020 से खाली थे और अब मिल गए हैं एसबीआई को अपने टोटल 4 एमडी। क्या क्या नाम है? आई रिपीट, स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विनी कुमार तिवारी, CS सेट्टी और अश्विनी भाटिया। 4 एमडी एंड 1 जो है वो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, वो है दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है द कृषि सखा ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय। कृषि सखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया है। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी करता है और इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस एस्टैब्लिश इन 2008, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एमडी CEO संजीव श्रीनिवासन। टैगलाइन सुरक्षा का नया नजरिया। नेक्स्ट है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी हैज बीन फॉर्म्ड बाय। शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? द राइट आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। सभी हितधारकों को शामिल करने वाली समिति सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक मध्यम अवधि का रोड मैप प्रदान करेगी, जो यूसीबी के तेजी से समाधान पुनर्वास को सक्षम करेगी। यानी कि द आरबीआई विल सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। द committee involving all stakeholders will provide a medium-term roadmap for strengthening the sector, enable faster resolution rehabilitation of UCBs। तो याद रखिएगा, शहरी सहकारी बैंक समिति का गठन आरबीआई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाउ मेनी करोड़ विल बी इन्वेस्टेड टू मेक गोवा ए फिशरी हब ऑफ इंडिया। गोवा को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में कितने करोड़ का निवेश किया गया है? तो 400 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है गोवा को मत्स्य हब यानी कि फिशरी हब बनाने के लिए। किसका? इंडिया का। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर एक्सपर्ट कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरबीआई ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंक पर कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो 8 सदस्य, 8 मेंबर्स हैं उस कमेटी में। आरबीआई ने मामलों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने हेतु यूसीबी यानी कि प्राथमिक सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे। और अदर मेंबर्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये अदर मेंबर्स की लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। आरबीआई की बात करते हैं, गवर्नर शक्तिकांत दास। 4 डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी मैंने मेंशन किए हैं, BP कानूनगो, MK जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव अभी रिटायर हो चुके हैं। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स हैज बीन रिलीज्ड बाय, यानी कि कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? द राइट आंसर इज आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जारी किया गया है। क्या? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। तो निजी सामान्य बीमाकर्ता आईसीआईसी लोम्बार्ड ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। यह एक एकीकृत मानकीकृत कॉर्पोरेट जोखिम सूचकांक है जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला है, यानी कि
private general insurer, ICICI Lombard has launched the Corporate India Risk Index. This is intended to be a unified, standardized corporate risk index that spans industries and companies. ICICI Lombard की बात करते हैं, CEO है भार्गव दास गुप्ता, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और फाउंडेड इन 2001. नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ रुपीस बॉन्ड आरबीआई इज गोइंग टू परचेज. आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने की घोषणा की है. द राइट आंसर इज 20,000 करोड़ रुपीज इज द राइट आंसर. 20,000 करोड़. तो आरबीआई ने घोषणा की है कि वो 4 सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा जिनकी कीमत 20,000 करोड़ रुपए होगी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ एजेंट लाइफ इंश्योरेंस. एजेंट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. तो सतीश्वर बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है एजेंट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में. भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी एजेंट लाइफ इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालकृष्णन को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है. इस पिक्चर में देख सकते हैं. एजेंट लाइफ की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है. मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में. किसकी? एजेंट लाइफ इंश्योरेंस की. नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड ऑन द यूपीआई मल्टीबैंक मॉडल विद विच ऑफ द फॉलोइंग. यूपीआई मल्टीबैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है. तो किसके साथ की है? फोन पे के साथ साझेदारी की है. किसने? एक्सिस बैंक ने. तो डिजिटल भुगतान मंच फोन पे ने घोषणा की है कि उसने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मल्टीबैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है. साझेदारी जो है वो फोन पे उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक के @AXL हैंडल के साथ कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगी. और एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार फोन पे जनवरी में शीर्ष यूपीआई ऐप के रूप में उभरा था जिसे 968.72 मिलियन ट्रांजैक्शन किए जिसकी कीमत 1.92 ट्रिलियन थी. बात करते हैं फोन पे की. तो सीईओ कौन है फोन पे के? समीर निगम, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक. किसका? फोन पे का. नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बीन सेलिब्रेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. तो राइट आंसर है 8 से 12 फरवरी तक मनाया गया है. क्या मनाया गया है? आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक. और फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या है इस बार का? इसका है क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. इसका थीम है. थीम इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करिएगा. इसका थीम है, आई रिपीट, क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. किसका है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 का. और ये कब से कब तक मनाया गया है? 8 से 12 फरवरी तक. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ लोकपाल स्कीम फॉर 2019-20 हैज बीन रिलीज्ड बाय. 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है ये वार्षिक रिपोर्ट. आरबीआई ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है. इस दौरान प्राप्त शिकायतों में लगभग 65% की वृद्धि हुई है जिनमें से लगभग 92% का निस्तारण किया जा चुका है. आरबीआई के पास 3 लोकपाल हैं. कौन कौन से? बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी एनबीएफसी और डिजिटल लेन देन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर याद करिएगा. ये वाला पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है कि द आरबीआई हैज 3 एम्बर्समेंट: बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन. ए कॉमन मैन कैन अप्रोच दिस एम्बर्समेंट फॉर देयर ग्रीवेंसेस. नेक्स्ट है, हाउ मेनी $1 million हैज द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्टेड इन द NIIF फंड्स ऑफ फंड्स. यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड्स ऑफ फंड्स में कितने $1 million का निवेश किया है? तो $100 million का निवेश किया है. किसने? NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने. नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के फंड्स ऑफ फंड्स में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो लगभग है 727.6 करोड़ रुपए के उसका निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. एनडीबी की निवेश से एफएफ द्वारा सुरक्षित कुल प्रतिबद्धता $800 मिलियन लगभग
5,820 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह निवेश भारत में एनडीबी के पहले इक्विटी निवेश और फंड में इस तरह का अपना पहला निवेश है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम एनआईएफएल के एमडी और सीईओ कौन है? सुजॉय बोस है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। एनडीबी के चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अंतोन सिलोवना रशिया और हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना। नेक्स्ट है How many $1 million project has been signed by World Bank with छत्तीसगढ़? विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के साथ कितने $1 million की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? The right answer is $100 million is the right answer. तो भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना के लिए, जिसका नाम है चिराग परियोजना के लिए 100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। $100 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि उत्पादन प्रणाली विकसित करना और छत्तीसगढ़ के दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के दौर के उत्पादन का अभ्यास करने की अनुमति देना। बात कर लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और उसके प्रेसिडेंट डेविड मलपास, फाउंडेड इन जुलाई 1944। सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल एंड गवर्नर अनसुईया उइके। एंड कैपिटल क्या है कैपिटल क्या है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। नेक्स्ट एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड हाउ मेनी $1 million थ्रू अ एलओसी फॉर ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स टू मालदीव्स। एक्सिम बैंक मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एलओसी के माध्यम से कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? तो $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। एलओसी के तहत समझौता 28 जनवरी 2021 से प्रभावी हुआ है। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या है? इसका फुल फॉर्म एक्सिम बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक के सीईओ कौन है? डेविड रस्किन्हा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1982। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और कैपिटल क्या है मालदीव की? माले। इसकी कैपिटल है। करेंसी ही क्या है मालदीव्स की? मालदीवियन रुपया। Next, recently Bank of which state has been included by RBI in its regulatory ambit? हाल ही में RBI ने किस राज्य के स्टेट बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है? तो सिक्किम राज्य के स्टेट बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियामक में दायरे में शामिल नहीं था। यानी कि द आरबीआई हैज ब्रॉट द स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेशन। Till now, RBI had the right and obligation to function as a banker to all the state government except for the state government of Sikkim. तो RBI ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियमन के तहत शामिल किया है। अब तक RBI को सिक्किम की राज्य सरकार को छोड़कर सभी राज्य सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व था। अब स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम भी इसमें शामिल हो गया है। किसके तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं कि 1973 में सिक्किम के भारत का हिस्सा बनने से 5 साल पहले 1968 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना की गई थी और सिक्किम सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले स्वायत्त निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टाइड अप विद वर्ल्ड बैंक टू एनहांस स्कूल एजुकेशन ऑफ विच स्टेट? किस राज्य की स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो नागालैंड। किस स्टेट की किया है? नागालैंड की स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना को बढ़ाना यानी कि नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए $68 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि नागालैंड में स्कूलों का शासन बढ़ाया जा सके। यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड a $68 मिलियन एग्रीमेंट फॉर नागालैंड एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट टू एनहांस द गवर्नेंस ऑफ स्कूल्स अक्रॉस नागालैंड।
और IBRD व्हाट इज द फुल फॉर्म, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, से $68 मिलियन के ऋण की 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि 14.5 वर्षों की अंतरिम परिपक्वता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नागालैंड की सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, और नागालैंड के गवर्नर कौन है, RN रवि। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डेविड मलपास, फाउंडेड इन जुलाई 1944। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलियन डॉलर डिफेंस एग्रीमेंट हैज इंडिया एंड मॉरिशस साइन, भारत और मॉरिशस ने कितने मिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो $100 मिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और मॉरिशस ने। किसके साथ किए हैं, $100 मिलियन के। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मालदीव और मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर थे हमारे विदेश मंत्री वर्तमान में एस जयशंकर, और एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच एक व्यापक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए द्वीप राष्ट्र मॉरिशस का दौरा भी किया है। प्राइम मिनिस्टर कौन है मॉरिशस के, प्रविंद जुगनथ के वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंट कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपुन, और करेंसी क्या है मॉरिशस की, मॉरिशियन रूपी, और कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस वहां की कैपिटल है मॉरिशस की। नेक्स्ट है, विद विच ऑफ दीज हैज फ्लिपकार्ट पार्टनर टू इंट्रोड्यूस हॉपी कैश इंश्योरेंस, फ्लिपकार्ट ने हॉपी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने हॉपी कैश बीमा शुरू करने के लिए। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स के लिए ग्रुप सेफगार्ड बीमा, एक ग्रुप स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है। द ई कॉमर्स कंपनी Flipkart has partnered with ICICI Lombard to offer its customers the Group Safeguard Insurance, a group health insurance policy. Group Safeguard दैनिक नकद लाभ ₹500 से शुरू होगा और Flipkart यूजर्स के लिए हॉपी कैश लाभ होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट की, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक, और सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। ICICI लोम्बार्ड के सीईओ भार्गव दास गुप्ता, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज वॉन द वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड, यानी कि विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार किस बैंक ने जीता है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। किस बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड HRD कांग्रेस अवार्ड जीता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया was awarded best service provider in human resource and also the best institution for excellence in learning and development at the 29th Global HRD Congress Award. Kalyan Kumar, Chief General Manager HR, was named as Chief Human Resource Officer of the Year. किसका नाम है, जो कल्याण कुमार है Chief General Manager HR, was named as the Chief Human Resource Officer of the Year. बात कर लेते हैं यूनियन बैंक की, हेडक्वार्टर मुंबई, एंड सीईओ राजकिरण राय जी, एंड फाउंडेड इन 11 नवंबर 1919। नेक्स्ट है, विच पंजाबी रैपर हैज बीन इंक्लूडेड बाय द RBI इन साइबर फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन, RBI ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किस पंजाबी रैपर को शामिल किया है, द राइट आंसर इज वायरस इज द राइट आंसर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है पंजाबी रैपर वायरस। तो RBI ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में पंजाबी गायक रैपर वायरस को शामिल किया है। अभियान में वायरस की लोकप्रियता 2017 इंडी हिट बम बोले भी शामिल है, जो अक्षय कुमार कियारा आडवाणी अभिनीत फिल्म लक्ष्मी के लिए फिर बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। द राइट आंसर इज 12,195 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर, यानी कि द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड
12,195 crore PLI scheme for domestic manufacturing of telecom and networking products such as switches, router, radio, access network, wireless equipment and other IoT access devices। और इस निर्णय के माध्यम से सरकार का ये लक्ष्य है कि दूरसंचार उपकरणों के आयात की लागत 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो और इससे घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के साथ सुदृढ़ किया जाए। ये अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड बाय केरला गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 48 स्मार्ट आंगनवाड़ीज, यानी कि केरल सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केरल गवर्नमेंट ने किस लिए दी है? तो केरल गवर्नमेंट ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए दी है 9 करोड़ रुपए की। राज्य की महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनवाड़ियों को स्मार्ट आंगनवाड़ी योजना के तहत नए भवन बनाने की अनुमति दी है। इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के हिस्से के रूप में डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है। Next, which organization has been permitted to transmit IFSCs to resident individual under LRS? LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को IFSCs को प्रेषण करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह अनुमति दी गई है। RBI ने दिया है। and the RBI has permitted resident individual to make remittances under the liberalized remittance scheme to international financial service centers in the country। तो RBI ने IFSCs और LRS के तहत निवासी व्यक्तियों को प्रेषण बनाने की अनुमति दी है। इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स दिए हैं, मैं फिर बोलती हूँ पॉइंट्स जरूर देखने हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस एग्जाम्स में बने हैं बैंक के और अदर बैंकिंग एग्जाम्स में भी जो है आने वाले क्वेश्चंस जरूर बनेंगे कंटेंट से। तो कंटेंट आप लोगों ने अच्छे से देख के और पढ़ के जाना है। तो बात कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्या नाम है इसका? इंडिया फर्स्ट IFSC क्या नाम है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। Next है मार्टा वेंकट राव became the new MD and CEO of which bank? मार्टा वेंकट राव किस बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। उनका नाम है मार्टम वेंकट राव। इस पिक्चर में ये है मार्टम वेंकट राव। किस बैंक के बने हैं? ये बने हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। तो मार्टम वेंकट राव ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO का पदभार ग्रहण किया है। वह अब तक केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि 1 मार्च 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी की गई है। के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन 21 दिसंबर 1911। नेक्स्ट है हाउ मेनी $1 million गारंटी स्कीम हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडियाज सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स। विश्व बैंक ने भारत के सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए कितने $1 million की गारंटी योजना बनाई है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो $100 million की गारंटी योजना बनाई है। विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 million की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है, जिसने पर्याप्त कर्षण प्राप्त नहीं किया है। यानी कि द वर्ल्ड बैंक प्लान्स टू इंट्रोड्यूस $100 million credit guarantee scheme for boost India's rooftop solar program, which has not gained enough traction। और इसमें जो MSMEs हैं, यह योजना MSME को रूफटॉप और इकाइयां स्थापित करने के लिए रियायती ऋण वित्त पोषण का लाभ उठाने की अनुमति देगा। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट डेविड मलपास, फाउंडेड इन जुलाई 1944। नेक्स्ट है द फर्स्ट ओवरसीज फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय। पहला ओवरसीज फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो SBI म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? पहला ओवरसीज फंड। SBI म्यूचुअल फंड ने 1 मार्च 2021 को अपनी पहली विदेशी पेशकश शुरू की है। यानी कि द SBI म्यूचुअल फंड्स हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफरिंग ऑन
March 2021। SBI इंटरनेशनल एक्सेस का नाम फंड यूएस इक्विटी FOF म्यूचुअल फंड स्कीम ETF में निवेश करने वाली फंड स्कीम का एक ओपन एंडेड फंड है जो अमेरिकी बाजारों में निवेश करता है, जो निवेशों में अधिवासित है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं। SBI की बात करें, चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड 1 जुलाई 1955। एंड SBI म्यूचुअल फंड के MD CEO कौन है? विनय टोन्स। नेक्स्ट है, हु रैंक्ड फर्स्ट इन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में पहले स्थान पर कौन है? तो कौन है? एलन मस्क जो है वो उसमें पहले स्थान पर है। किसकी? हुरून ने जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी की है। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया है। 10th एडिशन ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 was released, which ranked 3,228 billionaires from 2,402 companies and 68 countries. The report showed that despite the COVID-19 pandemic, the world added 8 billionaires every week in 2020 and 421 in a year, taking their total number up to a record 3,288. तो कौन है इस लिस्ट में सबसे ऊपर है? एलन मस्क। और भारत के रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है वो ग्लोबल रिच लिस्ट में 8वें स्थान पर है। कि कौन है इंडिया से? मुकेश अंबानी इसमें 8वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं हुरून की। तो हुरून रिपोर्ट की चेयरमैन एंड चीफ रिसर्चर कौन है? रूपर्ट हुगवर्थ। कौन है? रूपर्ट हुगवर्थ। और रूपर्ट हुगवर्थ जो है वो इसके चेयरमैन है और हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और इसके MD एंड चीफ रिसर्चर कौन है? हुरून इंडिया के। किसकी बात हो रही है अब? हुरून इंडिया की। हुरून इंडिया के MD एंड चीफ रिसर्चर है अनस रहमान और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। यानी कि नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ एक साझेदारी में कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड में विभिन्न विशेषताएं भी हैं जो निवासियों को समर्पित ग्राहक पोर्टल पर मूल रूप से ऑनलाइन प्रबंधित कर सकते हैं। इनमें कार्ड ब्लॉक, अनब्लॉक, सक्रियण यानी कि एक्टिवेशन, पिन रीसेट एक्सेट्रा शामिल है। ICICI बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। संदीप बख्शी MD CEO। टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट है, हाउ मेनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AIIB टू इम्प्रूव असम पावर ट्रांसमिशन। भारत सरकार और AIB ने असम पावर ट्रांसमिशन में सुधार के लिए कितने $1 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो $304 million के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारत सरकार ने और AIB ने असम पावर ट्रांसमिशन में सुधार करने के लिए। $304 million इज द राइट आंसर। और इसका मेन ऑब्जेक्ट है, जिसका मेन लक्ष्य है वो है पूर्वोत्तर राज्य असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना। यानी कि द प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी, कैपेसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं आप लोग। और प्रेसिडेंट कौन है? AIB के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जिन लिंक्विन इसके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बीजिंग चाइना में। एंड एस्टैब्लिश कब हुआ था? 16 जनवरी 2016। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द न्यू CEO एंड MD ऑफ फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी। फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के नए CEO MD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शांतनु मित्रा बने हैं नए CEO और MD किस कंपनी के? फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी के। फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने शांतनु मित्रा को अपना नया CEO और MD नियुक्त किया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है शांतनु मित्रा।
फुलरटन इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टाइड अप विद JP Morgan's ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क टू मेक फॉरेन ट्रांजैक्शंस इजियर? किस बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP Morgan के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। SBI ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए JP Morgan के साथ एक करार किया। इस टाइप से SBI कस्टमर्स की लेन देन लागत और भुगतानों के लिए लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है। JP Morgan की बात करें तो इसके CEO कौन है? जेमी डिमोन इसके CEO हैं, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क US और फाउंडर है JP Morgan। SBI चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई और फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट है, फॉर विच ऐप NPCI हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ UPI ऑटो पे सर्विसेज? NPCI ने किस ऐप के लिए UPI ऑटो पे सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो गाना ऐप जो है इसके लिए ये घोषणा की है। किसने की है? NPCI ने। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द UPI ऑटो पे हैज नाउ गॉन लाइव ऑन गाना। किस पे? गाना पे। गाना ऐप के लिए UPI ऑटो पे सेवा शुरू करने की घोषणा की है। किसने? NPCI ने। NPCI की कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD CEO दिलीप असबे, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन 2008। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन एंड CTO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CTO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शरद गोकलानी को नामित किया गया है। किसको? शरद गोकलानी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शरद गोकलानी को अपना नया अध्यक्ष और CTO नामित किया है। इससे पहले वो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से EVP और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में जुड़े थे। एज ए पार्ट ऑफ हिज न्यू अपॉइंटमेंट, गोकलानी विल बी बेस्ड इन जयपुर, राजस्थान। RBI से लाइसेंस मिलने के बाद अप्रैल 2017 में AU फाइनेंशियर को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदल दिया गया था और ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मेंशन है, आप लोग इनको जरूर से पढ़िए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज रिसेंटली अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक? हाल ही में कौन सा बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की स्थिति में अपग्रेड हुआ है? तो फिनो पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर। फिनो पेमेंट्स बैंक हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो पेमेंट्स बैंक को शामिल किया है। प्रेसिडेंट कौन है फिनो पेमेंट्स बैंक के? इसके प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और एस्टेब्लिशमेंट 13 जुलाई 2006 और फिनो पेमेंट्स बैंक के MD CEO ऋषि गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च Wear and Pay कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस? Wear and Pay कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वेरिएबल डिवाइस किस बैंक ने लॉन्च की है? तो सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है। एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक ने ब्रांड Wear and Pay के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड की चेन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपए की इसकी शुरुआती कीमत उपलब्ध है। Axis Bank has launched a range of wearable contactless payment devices under the brand Wear and Pay. These devices come in different forms of wearable like a band, key, chain and watch loop and are available starting at ₹750. एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक कॉमर्स ऑपरेशन 1994, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन दिल से ओपन, MD CEO अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है, विच बैंक रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोरकार्ड्स रिलीज्ड बाय MEITY? MEITY द्वारा डिजिटल पेमेंट स्कोरकार्ड की सूची में कौन सा बैंक पहले स्थान पर है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें पहले स्थान पर है। MEITY का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल पेमेंट स्कोरकार्ड की सूची जारी की है। इसमें SBI लगातार तीसरे महीने भी टॉप पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI हैज रिमूव्ड PCA बैन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? हाल ही में RBI ने निम्न में से किस बैंक पर से PCA प्रतिबंध को हटाया है? तो IDBI बैंक से RBI ने रिसेंटली PCA हटाया है। किस बैंक से? PCA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो RBI ने IDBI बैंक से
RBI has removed IDBI Bank from its enhanced regulatory supervision prompt corrective action framework. किस बैंक से हटाया है? IDBI बैंक से। IDBI बैंक का CEO कौन है? राकेश शर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका टैगलाइन क्या है? बैंक जैसा दोस्त। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द स्मार्टअप एडवांसमेंट प्रोग्राम? स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर HDFC बैंक ने महिला अधिकारियों द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्टअप उन्नति नामक एक समर्पित कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। किसने की है? स्मार्टअप उन्नति ये की है HDFC बैंक ने। हाँ, किस दिन की है? महिला दिवस के अवसर पर बैंक में महिला ऑफिसर्स, फीमेल ऑफिसर्स द्वारा महिला उद्यमियों यानी HDFC बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डेडिकेटेड प्रोग्राम नेम्ड स्मार्टअप उन्नति फॉर मेंटरिंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स बाय वुमेन लीडर्स एट द बैंक। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है और शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हैं। और इससे पहले कौन थे? आदित्य पुरी। और HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो HDFC ERGO के द्वारा लॉन्च किया गया है बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस ने बिजनेस की सुरक्षा कवर लॉन्च किया है। यह अनूठा कवर किसी भी तबाही या प्राकृतिक आपदा के आने पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की सुरक्षा के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। HDFC ERGO के CEO कौन है? रितेश कुमार। हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन 2002। Next, NPCI has partnered to launch RuPay Soft POS with which of the following? RuPay Soft POS लॉन्च करने के लिए NPCI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो SBI पेमेंट्स के साथ इसने साझेदारी की है NPCI ने। NPCI and SBI payments have partnered to launch RuPay Soft POS for Indian merchants. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पस के लिए। NPCI की बात करें, MD CEO है दिलीप हसबे, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन 2008। नेक्स्ट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म YIELD हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म YIELD किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड के साथ साथ डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड के लॉन्च की घोषणा की है। प्रतिस्पर्धी दर और तकनीकी जानकारी प्रदान करके यील्ड सही निवेश निर्णय लेने के लिए निवेशकों को सशक्त करेगा। यानी कि एक्सिस सिक्योरिटी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द yield an online platform to buy and sell bonds as well as debentures in the secondary market by offering competitive rates and technical know-how. Yield would empower the investors to make the right investment decision. Axis Bank commenced operation 1994, headquarter Mumbai, Maharashtra, tagline दिल से ओपन, MD CEO अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स? वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। किस बैंक ने की है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। Private sector lender Kotak Mahindra will handle the salary account of the Indian Army personnel. The bank has signed a MOU with the Indian Army here for a salary account. तो वेतन खाते संभालने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ एक साझेदारी की है। कोटक महिंद्रा की बात करें तो CEO उदय कोटक, एस्टैब्लिशमेंट 2003, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन लेट्स मेक अवर मनी सिंपल। नेक्स्ट है, एट व्हाट परसेंट हैज द EPFO मेंटेन द इंटरेस्ट रेट ऑफ 2020 to 21? 2020-21 के लिए EPFO ने ब्याज दर कितने परसेंट पर बरकरार रखी है? तो 8.5% पर बरकरार रखी है EPFO ने। EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दरों को 8.5% पर बरकरार रखा है।
2019-20 की दर को अपरिवर्तित किया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। द डिसीजन वॉज टेकन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एंड द 228th मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार। कौन है लेबर मिनिस्टर? संतोष कुमार गंगवार। ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ के सीईओ हैं सुनील बर्थवाल और फाउंडेड इन 4 मार्च 1952, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीपी एंड सीईओ ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम वीपी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम वीपी और सीईओ के रूप में नौरीन हसन को नियुक्त किया गया है। नौरीन हसन इज द राइट आंसर। भारतीय मूल की नौरीन हसन को फेडरल रिजर्व सिस्टम के गवर्नेंस बोर्ड द्वारा न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी, इंग्लिश में बोलेंगे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया है। ये है नौरीन हसन, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। सीईओ कौन है फेडरल रिजर्व बैंक की? जॉन सी विलियम्स सीईओ हैं और चेयरपर्सन है जेरोम पॉवेल एंड फाउंडेड इन 23 दिसंबर 1913 एंड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पोर्टल एसएमई इंश्योर हैज बीन लॉन्च्ड बाय बीमा पोर्टल। एसएमई इंश्योरेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अलायंस इंश्योरेंस ने एमएसएमई, छोटी दुकान और बिजनेस ओनर्स अलायंस को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा पोर्टल एसएमई इंश्योरेंस लॉन्च किया है। यह बीमा श्रेणी के तहत 5 करोड़ एसएमई को बीमा करने के लिए एक पोर्टल है। क्या नाम है इसका? एसएमई इंश्योर। इसे लॉन्च किया है अलायंस इंश्योरेंस ग्रुप ने। अलायंस इंश्योरेंस के सीईओ प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है? एसवी ठक्कर। हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस एक्ट हैज बीन अमेंडेड रिसेंटली। कैबिनेट ने कौन से बीमा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है? तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 को। कौन सा? इंश्योरेंस एक्ट 1938। The Union Cabinet has given its note for amendment in the Insurance Act, paving way of 74% foreign direct investment in the sector. Currently, the permissible FDI limit in life and general insurance stands at 49% with ownership and management control with India. Important points हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एपीआरएसीए। एपीआरएसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा एपीआरएसीए का? एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। तो जीआर चिंताला बने हैं। कौन बने हैं? नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंताला ने एपीआरएसीए के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नाबार्ड चेयरमैन जीआर चिंताला हैज अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एपीआरएसीए. He has taken over from DPK Gunsekara, who is also the Chief Executive Officer of Bank of Ceylon. Next question है which country is at the top in the Economic Freedom Index 2021? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में सीट्स पर कौन सा देश है? तो इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री है? इसमें है सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। तो अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन एज यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक रिसेंटली लॉन्च्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स. द इंडेक्स वाज प्रिपेयर्ड बाय कवरिंग 184 कंट्रीज दिस टाइम फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई 2019 टू जून 2020. तो कौन सी कंट्री इसमें टॉप पे है? किसमें? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में इसमें है सिंगापुर. और हमारे देश भारत की बात करते हैं इसमें, तो भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसमें भारत को मिली है 26वीं रैंक. हेरिटेज फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी. फाउंडेड इन 16 Feb 1973. चेयरपर्सन थॉमस ए सॉन्डर्स III. नेक्स्ट है यूएनआई कार्बन कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक. यूएनआई कार्बन कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है. क्या लॉन्च किया गया है? यूएनआई कार्बन कार्ड. तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर एचपीसीएल सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इसका नाम है यूएनआई कार्बन कार्ड, लॉन्च किया है. यह एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक में से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एचपीसीएल जो फ्यूल रिटेल में अग्रणी और भारत का सबसे बड़ा कार्ड भुगतान नेटवर्क है, रुपे के साथ मिलकर बनाया गया है. यह ग्राहकों के लिए मूल्य बनाने का अवसर पैदा करेगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र. सीईओ राजकिरण राय जी. फाउंडेड 11 नवंबर 1919. टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद.
नेक्स्ट है विच बैंक हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट एसएमई बैंक ऑफ इंडिया बाय एशिया मनी। एशिया मनी द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक का दर्जा किसे मिला है? वो मिला है एचडीएफसी बैंक को। द राइट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। HDFC Bank has adjudged the India Best Bank for SME at the Assessmentary Best Bank Awards 2021. In its evaluation, the magazine said on its website, HDFC Bank transformation of its micro, small and medium-sized enterprise SME business over the past few years makes it's a worthy winner of this award. तो किसको मिला है? ये मिला है HDFC Bank को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च्ड आईओबी ट्रेंडी सेविंग अकाउंट्स। आईओबी ट्रेंडिंग बचत खाता किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया है। कौन सा बचत खाता? आईओबी ट्रेंडी बचत खाता। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती मिलेनियल आबादी के लिए एक अनुकूलित एक बचत खाता आईओबी ट्रेंडी लॉन्च किया है। आईओबी ट्रेंडी एक बचत बैंक खाता योजना है जो इस प्रयास के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो सीईओ है पार्थ प्रथम सेन गुप्ता, हेडक्वार्टर चेन्नई, फाउंडेड इन 10th of February 1937 in चेन्नई। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ जारी की गई थी। विश्व विकास रिपोर्ट इस बात पर केंद्रित है कि डेटा कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है और अग्रणी विकास उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे न रहे। यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ वॉज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकसेस ऑन हाउ डेटा कैन इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल एंड एडवांस डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। वर्ल्ड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट डेवलपर पास, जुलाई 1994 फॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच बैंक हैज वॉन द ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड किस बैंक ने जीता है? ये जीता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किसने? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जीता है। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणीकरण कार्यस्थल पर उच्च विश्वास यानी कि द सर्टिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉय सर्वे कंडक्टेड बाय द थर्ड पार्टी ग्लोबल अथॉरिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हाई ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस कल्चर एट वर्क प्लेस। ESAF की बात करते हैं तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO हैं के पॉल थॉमस, हेडक्वार्टर थ्रिसुर केरल में। नेक्स्ट है हाउ मेनी लाख ऑफ रुपीज फाइन हैज द RBI इम्पोज्ड ऑन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर RBI ने कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने। किस पर लगाया है? फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर। RBI ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर मुंबई पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना NBFC के निर्देशों के 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी के निहित RBI द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कुछ प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए लगाया गया है। नेक्स्ट है विच बैंक है सेट अप ए सब्सिडरी टू मैनेज द क्रेडिट कार्ड बिजनेस। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए सहायक कंपनी की स्थापना की है? तो पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक ने की है। PNB ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना की है। PNB कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड को 16 मार्च 2021 को रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी दिल्ली द्वारा निगमित किया गया है। PNB की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और MD CEO है SS मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट डैश एंड IOCL हैज साइंड इंडिया फर्स्ट लेबर अल्टरनेटिव रेट डील। यानी कि किसने और IOCL ने भारत के पहले लिबो वैकल्पिक दर सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI होगा यहाँ पे सही आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पहले सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से जुड़े ECB सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। ECB का क्या फुल फॉर्म है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। किसके साथ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और SBI के साथ। SBI ने ये कहा है कि 5 वर्षों के लिए SOFR से जुड़े $100 मिलियन की वह व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ फाइन हैज द RBI इम्पोज ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक पर RBI ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। क्यों लगाया है?
तो एसबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 10 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईसीआरआईईआर। आईसीआरआईईआर के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? दीपक मिश्रा को। वर्ल्ड बैंक ने मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मैनेजर दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, आईसीआरआई का फुल फॉर्म हो जाएगा, अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। वह रजत कथुरिया का कार्यभार संभालेंगे, जो 1 सितंबर 2012 से अभी तक आईसीआरआईआर के डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी थे। ICRI established August 1981 and headquarters in New Delhi. Next, according to RBI, when will the image-based check truncation system be implemented in all branches? RBI के अनुसार कब तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा? तो 30 सितंबर तक किया जाएगा। 30 सितंबर इज द राइट आंसर। आरबीआई ने बैंकों से इस साल 30 सितंबर तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लागू करने के लिए कहा है। इस कदम का उद्देश्य चेक का तेजी से निपटान करना है, जिससे ग्राहक सेवा और बेहतर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैव सरपास्ड विच कंट्री टू बिकेम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है? तो वो रशिया को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बन गया है। किसको पछाड़कर बना है? रशिया को। तो रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड, और इंडिया का इसमें चौथा स्थान है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई ऑन भीम ऐप फॉर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल। एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो किया है यूपीआई हेल्प। कौन सा किया है? यूपीआई हेल्प। भारत में डिजिटल भुगतान के लिए इकाई एनपीसीआई ने भीम यूपीआई पर यूपीआई हेल्प नाम से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो भीम एप्लीकेशन के यूजर्स के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में काम करेगा। प्रारंभ में यूपीआई हेल्प को भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स के लिए भीम ऐप पर लाइव किया जाएगा। यूपीआई में भाग लेने वाले अन्य बैंकों के यूजर्स को भी जल्द ही यूपीआई हेल्प में जोड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई के एमडी सीईओ कौन है? दिलीप असबे, हेडक्वार्टर मुंबई एंड फाउंडेड इन 2008। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा लास्ट 3 मंथ्स यानी कि जनवरी से मार्च तक के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे ही हमने इसमें कवर किए हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। और कंटेंट भी मैंने आप लोग को पूरे वीडियो में बार बार बोला है कि कंटेंट भी जरूर पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट से भी क्वेश्चन पुटअप हुए भी हैं और आगे भी जो बैंक एग्जाम्स होंगे उनमें भी क्वेश्चन पुटअप होंगे कंटेंट से। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है और अगर आप आगे ही ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और हमारे चैनल का नाम और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इससे हम अपने कंटेंट को और अच्छा बेहतर बनाने की हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहती है। और आप लोगों को आगे भी लास्ट 3 मंथ्स यानी कि जितने भी क्वार्टरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। और इसके अलावा हम हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ ही करंट अफेयर्स के मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली वीडियोस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।